ओके सो वेलकम एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देख लिया। एक सेकंड ना, कलर चेंज कर लूँ। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी वर स्टडिंग कि हमने देखा कि जो भी आप हीट एनर्जी देते हैं गैसेस को, ओके, वो उस कुछ एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी में चले जाएगी, कुछ एनर्जी वर्क करने में चले जाएगी, है ना। और वर्क मतलब क्या? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, मूवमेंट ऑफ द सिलेंडर और द मूवमेंट ऑफ द कंटेनर। फाइन। फिर हमने देखा कि डेल्टा क्यू हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, वी सॉ कि वर्क का क्या फॉर्मूला है ना। तो इस तरीके से हमने अलग अलग फॉर्मूलेस देखे थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेशली इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इस चीज़ को समझो कि अगर कोई कंटेनर है आपके पास एंड उसमें आप हीट देते जा रहे हो, है ना, और समझे मूवेबल पिस्टन है आपका, आप हीट देते जा रहे हो, तो कुछ एनर्जी इसके अंदर जा रही है, इन गैसेस के अंदर जा रही है, ओके, एज ए इंटरनल एनर्जी। ओके, और उससे क्या हो रहा है, उसी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है स्पीड की वजह से। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है। काइनेटिक थ्योरी की बेसिक्स यही है कि टेम्परेचर क्या बोलते हैं, आपकी वेलोसिटी की वजह से बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है उसके हिसाब से, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं सबसे पहली चीज़ तो। सो नौ सवाल है कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज उस पर हम देखते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसेस को हम वापस स्टडी करेंगे। सो हम सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस को देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से आप इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो इमेजिन कर लो, वही आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ओके, एंड इसमें देख लो कि जो भी आपकी गैसेस है, नाउ इमेजिन कि आपने इसको हीट एनर्जी दी, ओके, यू प्रोवाइडेड इट हीट एनर्जी। तब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये जो पिस्टन है आपका हिलने वाला नहीं है इस केस में। सो इसमें वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें वर्क डन नहीं होने वाला। सो इसमें क्या होगा, जो भी आप हीट एनर्जी देंगे पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चले जाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू हीट एनर्जी डेट यू हैव प्रोवाइडेड। ना तो क्वेश्चन इस आपने कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो आप एनर्जी इससे पता लगा सकते हैं कि डेल्टा क्यू कितना था कैसे इसके लिए, बी से एन नंबर ऑफ मोल, सी मोलार स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ओके, एन सी डेल्टा टी। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ तो आपकी ये होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। रुको, मैं कैपिटल टी लिख रहा था मुझे यहाँ पर, एन सी डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस व्हेन योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सो ये हो गया। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब ये सी क्या था, देखो सी क्या था, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ओके, बार बार इसको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका यूनिट क्या था, यूनिट बहुत अच्छा है, फिजिक्स में यूनिट समझे तो बहुत सारी चीज़ समझ जाए। इसका यूनिट था, यूनिट क्या था, जूल्स पर मोल पर केल्विन। मतलब कि अगर आपको एक मोल कोई भी गैस दी है, उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, यूनिट को पढ़ते कैसे, जूल्स, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर 1 केल्विन ऑफ 1 मोल। ओके, जूल्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जूल्स रिक्वायर्ड पर मोल पर केल्विन। ओके, हर मोल के लिए, हर केल्विन इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी लगाएगी। ओके, तो ये हो गया एन सी डेल्टा टी, ध्यान रखना। ओके, अब ये जो है सी है, इसको हम यहाँ पर सी वी बोलेंगे खाली। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, खाली बस एक नाम में इस तरीके से इसको हम कह रहे हैं। तो वी से कि डेल्टा यू ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ, व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इज एन सी वी डेल्टा टी। ये वर्ड ध्यान रखना, ये आप आगे काम आएगा। ओके, सी वी सिंपली मीन मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ओके, वही चीज़ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, इसके लिए हम अलग अलग काम करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल इसको बस ध्यान रखना। फिर उसके बाद सो आई विल से सी वी, अगर मैं इसको कह दूँ सी वी, बस लिख देता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम और फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओ, आइसोबारिक प्रोसेस। ये वाला चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, जब आपका प्रेशर सेम है। ओके, तो अब आप क्या करने वाले हैं, तो इमेजिन कर लो यहाँ पर आप, ये आपका फर्स्ट स्टेज है एंड आपने यहाँ पर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, मतलब, है ना। फिर से क्या होगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम आपका चेंज होगा बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस है। तो लेट्स से यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके,
सो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा बट प्रेशर विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप हीट एनर्जी आपने दी होगी, ओके, फर्स्ट केस में आपने जो भी हीट एनर्जी इसको दी थी जिसकी वजह से ये सेकंड स्टेज पे पहुंच गया, एक सेकंड। सो यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचा तो नाउ क्वेश्चन इज हुआ क्या, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। फाइन, कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, सो वी विल सी कि ये जो आपका डेल्टा यू है यहाँ पर, ये क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पर एक कंपैरिजन से हम स्टडीज को देखते हैं। सो ये समझ लो एक आइसोकोरिक प्रोसेस सेम हम लेते हैं, ठीक है, पुराना केस वाला आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सो लेट्स से सेम सेम नंबर ऑफ मोल वाला हमने लिया है यहाँ पर। ओके, एन इसके अंदर गैस है आपकी, इसको आपने हीट दी है, लेट्स से डेल्टा Q1 दी है। लेट्स से इसका भी इनिशियल टेम्परेचर था T1 एंड T1 से आप इसके टेम्परेचर को T2 किए आपने हीट एनर्जी दे देके। ओके, और यहाँ पर इस केस में भी लेट्स से फर्स्ट केस में इसका टेम्परेचर था T1 और सेकंड स्टेज में इसका टेम्परेचर हो गया T2। अब इस चीज़ को समझो। ओके, सो जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, इंटरनल एनर्जी इट्स समथिंग विच इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो लेट्स से इस आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने टेम्परेचर चेंज किया T2, टेम्परेचर चेंज आपका आया T2 माइनस T1, यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज आपका आया T2 माइनस T1। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस भले अलग अलग है ना, लेकिन दोनों में इंटरनल एनर्जी का राइज सेम हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। ओके, अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना, कोई इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड ओपन करके सुनते रहना यहाँ पर। ओके, सो सिंस द टेम्परेचर चेंज इज सेम, तो यहाँ पर दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम इंक्रीज होने वाली है, इस प्रोसेस में भी, इस प्रोसेस में भी, लेकिन हीट एनर्जी हो सकता है अलग अलग हो, है ना। अब यहाँ पर अगर थोड़ा एग्जाम्पल्स बताऊँ मैं, लेट्स से कि इस केस में अपने टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया 20 डिग्री से 50 डिग्री, है ना, एंड इस केस में आपने 20 डिग्री से 50 डिग्री किया। ओके, तो इसमें विल यू एग्री कि सर इसमें जो आपने डेल्टा Q1 दिया होगा वो कम हुआ होगा, इट विल बी लेस कंपेयर टू डेल्टा Q जो इस केस में आपने दिया हुआ है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखो दोनों में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो थी वो इंटरनल एनर्जी में चली गई बिकॉज इसमें वर्क नहीं हुआ, नो वर्क हैज़ बीन डन इन दिस प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ एनर्जी का पार्ट वर्क करने में चले गए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कहते हैं कि करने के लिए इसको सेम, अगर इंटरनल एनर्जी सेम टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसका कुछ पार्ट ये ज़्यादा रहना चाहिए ताकि कुछ पार्ट वर्क में जाए और कुछ पार्ट इधर रहे। होप यू फॉलो। तो एक ये चीज़ हो गई, तो इसको आप ध्यान रखना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो नाउ दिस थिंग, सो डेल्टा Q जो आपने कितना दिया रहेगा, जो आपने हीट एनर्जी दी होगी डेल्टा Q, दिस विल बी इक्वल टू NC डेल्टा T, है ना, वही कॉन्सेप्ट है जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो यही रहेगा, बट दिस टाइम दिस C विल बी टोल्ड एज CP। ओके, विल कॉल दिस एज CP, इसको हमेशा ध्यान रखना। इसको हम CP क्यों कह रहे हैं, बिकॉज क्या कहते हैं कि जब आइसोकोरिक प्रोसेस था उसमें जब आपने डेल्टा Q1 दिया था उसका फॉर्मूला था NCV डेल्टा T। ओके, तो इसको ध्यान रखना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जब आप हीट एनर्जी देंगे तो उसमें हीट एनर्जी के लिए हम देखेंगे विल यूज NCV डेल्टा T एंड इसमें NCP डेल्टा T। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसी से हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है प्रेशर वाली, वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ये। क्यों ऐसा, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप खुद देखो इसमें जो आपने हीट एनर्जी दी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा Q1 था, इट हैज़ टू बी लेस देन डेल्टा Q, करेक्ट। सो ये इसकी वैल्यू कितनी है, अगर लेट्स से दोनों ही NC डेल्टा T है फॉर एग्जांपल, अगर ये भी अपना NC डेल्टा T है तो NN कैंसिल हो गया, सेम नंबर ऑफ मोल हमने लिया था सैंपल के लिए, टेम्परेचर चेंज भी कॉन्स्टेंट है। ओके, तो अगर दोनों का C सेम है तो ऐसे कैसे काम बढ़ेगा, है ना, तो दिस C शुड बी ग्रेटर देन दिस C। ओके, तो ये ध्यान रखना कि आइसोबारिक प्रोसेस में जब आप हीट ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको NCP शो करना होगा। ओके, बिकॉज सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए आइसोबारिक को ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, बिकॉज कुछ एनर्जी उसकी वर्क करने में चले जाती है, सम एनर्जी गोज इन वर्क, वेरेस इन आइसोकोरिक में क्या होता है, जो भी आप हीट एनर्जी देते हो पूरी पूरी वर्क में पूरी पूरी इंटरनल एनर्जी में चले जाती है, वर्क होता ही नहीं है। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर।
तो इसमें ये हो जाएगा आपका, तो ये तो हो गया इसका। नाउ द क्वेश्चन इज इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आइसोबारिक प्रोसेस में, सो दैट विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा टी ओनली। ओके, सो आइसोबारिक और आइसोकोरिक दोनों प्रोसेस के लिए यू कैन यूज NCV डेल्टा टी। वाई, द क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज क्या बोलते हैं, अगर हमने कहा है कि दोनों में हमने टेम्परेचर सेम डिग्री से राइज किया है, डेल्टा टी इसमें भी हुआ है और डेल्टा टी इसमें भी हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हुआ है कि दोनों का डेल्टा टी, दोनों का डेल्टा टी सेम है, दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। तो इस वाले केस में जब वो NCV डेल्टा टी थी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया वो। ओके, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि वो उसी के इक्वल होगा। तो इस वाले सेक्शन को बार बार पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझ के लेना पड़ेगा अच्छे से। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या था कि डेल्टा यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस जो होगा, इट विल बी NCV डेल्टा टी, और फॉर आइसोकोरिक व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा उस टाइम पर भी वो NCV डेल्टा टी ही होगा, इसको ध्यान रखना। ओके, और आइसोबारिक इस आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्क तो होता नहीं है, तो जो भी एनर्जी होगी सबकी सब इंटरनल में चली जाएगी। ओके, लेकिन आइसोबारिक में दिस विल बी लाइक दिस, सो कुछ एनर्जी वर्क करने में जाएगी। ओके, सो कोई आपको पूछ दे कि आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, इट इज द सेम एज आइसोकोरिक। ओके, इफ वी आर प्रोवाइडिंग देम द सेम टेम्परेचर चेंज, तो इस कंपैरिजन पे हमने किया था। तो पहली चीज़ तो ये होगी, तो इसको ध्यान रखना। ओके, नाउ द अदर क्वेश्चन इज आइसोथर्मल में क्या होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी, तो यही एक कॉमन फॉर्मूला जो हर एक में यूज होगा। ओके, तो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, राइट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो दिस एंटायर थिंग इज जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। ओके, और जब एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं, उसको पढ़ेंगे बाद में हम, क्योंकि यहाँ पे हमको गामा इंट्रोड्यूस करना है, गामा पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलहाल ये तीन प्रोसेस में आप ध्यान रखना, चाहे आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, सब में टेम्परेचर फॉर्मूला डेल्टा टी डेल्टा यू का यही है, NCV डेल्टा टी। ओके, चाहे भले आइसोबारिक प्रोसेस हो, तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए NCV डेल्टा टी करना है। नाउ अब यहाँ पर एक रिलेशन है, तो आपने दो चीज़ें देख ली, एक आपने CV देख लिया, आपने CP देख लिया। ये है मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस रिलेशन है कि CP की वैल्यू हमेशा CV से ज़्यादा होगी, CP की वैल्यू ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन CV। ओके, रीज़न बीइंग कि अगर उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, और हीट एनर्जी प्रोवाइड कितनी करनी पड़ती है, उसके लिए ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। ओके, वॉल्यूम वाले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कम हीट एनर्जी में सेम टेम्परेचर राइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में लेट से 20 डिग्री से 30 डिग्री आपको लेके जाना था, तो वो आपका लेट से वो काम हो जाएगा फॉर एग्जांपल 10 जूल ऑफ एनर्जी में। ओके, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी वर्क करने पे जाएगा, तो वही टेम्परेचर राइज अगर आपको करना है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है यू विल रिक्वायर 15 जूल्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज कुछ एनर्जीज का 5 जूल्स आपका वर्क करने में चले जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए यही इसकी क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। तो सेम रीज़न है, जैसे यही सेम रीज़न है कि अगर आपको हनी को गर्म करना है, 1 लीटर हनी को गर्म करना है, और 1 लीटर आपका क्या कहते हैं कि 1 लीटर हनी गर्म करना है और 1 लीटर अपना इसको गर्म करना है, वाटर को गर्म करना है ना। तो दोनों का मास सेम है, तो हनी में आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू वाटर, है ना। तो इससे हम कहते हैं कि हनी का जो C है और हनी का जो S होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हनी विल बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसी लॉजिक से हमारा ये हम कहते हैं कि CP इज ग्रेटर देन CV। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आपको बार बार पढ़ना है। ओके, और आगे फर्दर डेरिवेशन ऐसा आता है कि CP माइनस CV की अगर आप वैल्यू करेंगे, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, ये हमेशा आएगा आपका। ओके, CP माइनस CV जब भी आप करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज ये डेरिवेशन कहाँ से आया,
इट विल कम वेरी इजीली। देखो कैसा आएगा। सो आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी आप हीट देंगे इट विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो गया, आपने आइसोबारिक प्रोसेस अगर आप तोड़ोगे तो इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू को यू राइट इट एज एन सी पी डेल्टा टी, एंड इसको कैसे लिखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी, राइट ना। प्लस वर्क को कैसे लिखेंगे, पी डी वी लिखेंगे, राइट, जो भी वॉल्यूम चेंज हुआ छोटा सा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस में डायरेक्ट पी डी वी फॉर्मूला हो जाता है, हाँ, पी इंटू डेल्टा वॉल्यूम। अब पी डी वी को हम लिख सकते हैं, सो लेट्स से इमेजिन करो कि पहले आपकी गैस थी, है ना, कुछ गैस थी, इसका कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था वी था, है ना, एंड कुछ टेम्परेचर था T1, ओके। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, आपने इसको हीट एनर्जी दी, यहाँ पर कुछ वर्क हो गया, है ना। सो अब क्या हो गया है, आपका प्रेशर वही है लेकिन वॉल्यूम अब क्या हो गया, इट हैज़ इंक्रीज, राइट, वी से V1 प्लस सम DV, करेक्ट, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। और टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, T1 प्लस वी से सम DT, सम एक्स्ट्रा टेम्परेचर आ गया। सो फर्स्ट केस में अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट कि सर P इंटू V1 इज इक्वल टू nRT1। सेकेंड केस में अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, P इंटू V1 प्लस DV इज इक्वल टू nRT1 प्लस DT, ओके। अगर आप इसको ओपन कर देंगे सेकेंड वाले प्रोसेस को तो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, विल फाइंड PV1 प्लस PDV इज इक्वल टू nRT1 प्लस nRDT, ओके। अब ये देखो PV1 इज इक्वल टू nRT1 था तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा, PDV इज इक्वल टू nRDT, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ nRDT, तो NCPDT, है ना। तो हम स्मॉल डी यूज़ करें तो यहाँ पर हम स्मॉल डी ही लिख देते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ओके। सो यहाँ पर भी आप सबको डी बना सकते हो चाहो तो, आपकी मर्जी। हम स्मॉल चेंज के लिए बस देख रहे हैं, ठीक है। कैप डेल्टा जब लगाते हैं ट्राइंगल मतलब बड़ा चेंज, एंड स्मॉल लगाते हैं डी, स्मॉल छोटा डी लगाते हैं मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है। तो अगर एक सेकेंड है तो मैं इसको प्रॉपर कर दूँ, सो विल राइट इट एज डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू, ओके। अब इसको आराम से देखना, इज इक्वल टू एन सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी को हम लिखेंगे, ये छोटा सा डेरिवेशन बस मैं करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ से ये रिजल्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे तो उसमें आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आती रहेंगी बार बार, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, आर को पूरे इक्वेशन को एन बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर जगह मुझे एन डी टी दिख रहा है ना। तो आई डिवाइडेड थ्रू आउट बाई एन डी टी, सो व्हाट डू आई गेट, सब जगह से एन डी टी कट जाएगा, राइट, सब मुझे हो जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो आई विल सिंपली से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, तो ये आपका डेरिवेशन, इसको बहुत हमेशा से ध्यान रखना, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो सी पी माइनस सी वी इज आर। अब ध्यान रखना सी पी और सी वी क्या थे, सी पी क्या थी, यूनिट क्या था, जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो अगर कोई भी गैस है आपके पास, समझ लो मैंने 1 मोल ऑफ गैस दी है ना, एंड उसका टेम्परेचर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो कितनी हीट एनर्जी लगेगी, दैट इज सी पी, दैट इज सी पी, ओके ओके। सी वी क्या है आपका, अच्छा यहाँ पर प्रोवाइडेड, यू आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके, दैट यू हैव टू टेक केयर। फिर अगेन इसका भी यूनिट सेम है, यहाँ पर भी अगेन समझ लो सेम 1 मोल ऑफ गैस है, ऑक्सीजन गैस ली हमने समझ लो, और इसका भी टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है, ओके। सो यू विल फाइंड कि जो आपको हीट एनर्जी देनी होगी डेट विल बी सी वी। अब इमेजिन कर लो ऑक्सीजन गैस हमने दोनों केस में लिया 1 मोल, एक केस में ऑक्सीजन गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एंड दूसरे केस में कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या देखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, ओके, एंड कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब दोनों को जब डिफरेंस करोगे यू विल गेट 8.314, ये इसकी ब्यूटी है। तो अब अलग अलग चीज़ों की हीट एनर्जी देखते हैं, सो सी पी और सी वी की वैल्यू देखते हैं। सो कुछ गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, मोनो एटॉमिक मतलब कि सिंगल एटम वाली, जैसे हीलियम गैस हो गई, है ना, इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। फिर और क्या हो गया, नियॉन हो गया, एर्गॉन हो गया, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस,
डायटोमिक क्या हो जाएगी, जिसमें 2 एटम है, O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, दीज आर डायटोमिक गैसेस। ओके, तो मोनो एटोमिक गैसेस की CV की वैल्यू देखो, इट इज़ अराउंड 12.5। ओके, और CP की वैल्यू देखोगे तो इट इज़ 20.8 के आसपास। ओके, मतलब क्या, मतलब समझ लो आपने हीलियम गैस ली, 1 मोल हीलियम गैस आपने ले ली, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आ गए, 6.022 10⁻², 23 था, 22 था, मैं भूल गया नंबर, 10⁻22 लेट्स से, यस इतना ही था। सो जो भी था, सॉरी है, मुझे माफ़ कर देना, बहुत दिन से मैंने देखा नहीं। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स थे, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम थे। ओके, इतने एटम्स थे 1 मोल में, इतने आपने 1 मोल ऑफ वो लिए, हीलियम एटम लिए हैं। फिर क्या कहते हैं, आप इसका टेम्परेचर लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने 21 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन का हुआ। ओके, तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी आपको, डेट इज 12.5 जूल्स, ध्यान रखना। दिस इज व्हाट CV टेल्स यू। ओके, सो ये है 12.5। एंड अगर आप इसी चीज़ को कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर में बढ़ने नहीं दिया था। ओके, कंटेनर का साइज चेंज नहीं होने दिया था। अगर उसी को आप कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो इट विल बी 20.8, उतनी ज़्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पर ये काम करोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे so you will get 8.314। ओके, तो एक चीज़ तो ये हो गई। फाइन, तो आप देख सकते हैं हीलियम तो सबकी मतलब कि एक्चुअल वैल्यू 12.5 के आसपास होगी, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। ओके, एंड CP की वैल्यू सबकी एग्जैक्टली 20.8 नहीं होगी, लेकिन 20.8 के आसपास होगी। सबका सब्ट्रैक्शन करोगे अगर रियल लाइफ में तो 8.314 के आसपास वैल्यू आपकी आएगी ऑन एन एवरेज। ओके, तो ये हो गया। फिर एक फैक्टर है गैमा। सो गैमा ये आपको काम आएगा, तो गैमा होता है रेशियो ऑफ CP/CV। तो मोन एटॉमिक गैसेस में CP/CV करोगे, डेट इज 20.8 डिवाइड बाय 12.5, यू विल गेट आंसर टू बी 1.67। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, फिर डायटोमिक गैसेस, अच्छा इसमें 2 केसेस आते हैं, विद नो वाइब्रेशन, विद वाइब्रेशन। सो नो वाइब्रेशन क्या होता है, पार्टिकल आपका वाइब्रेट नहीं होता है, एंड वाइब्रेशन में आपका पार्टिकल वाइब्रेट होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CV की वैल्यू अगर आप देखोगे मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, सॉरी डायटोमिक गैसेस में तो ज़्यादा है कंपेयर टू दैट इज 20.8, एंड इसका CP क्या है और ज़्यादा 29.1। ठीक है, तो डायटोमिक के लिए ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, दोनों का अगेन सब्ट्रैक्शन करोगे, यू विल गेट 8.314। ओके, तो इट फॉलो CP माइनस CV इज 8.314। अगेन डायटोमिक गैसेस का अगर गैमा निकालोगे, CP/CV करोगे तो रेशियो की वैल्यू अलग आएगी। ये सारी चीज़ें आपको आगे एडियाबैटिक प्रोसेस में काम आएंगी, ध्यान रखना। दिस इज 29.1, दिस इज 20.8, यू विल गेट द रेशियो इज 1.4। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, काम आएगी आपको। ओके, सो ये था बेटा ओवरऑल बेसिक्स। सो कहने का मतलब, ओवरऑल कहानी का तात्पर्य क्या था, इसमें हमने CP एंड CV को देखा। कहाँ से थियरी है, थियरी सिंपली कहाँ से आती है कि सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, फॉर सेम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गैसेस के लिए। सो एक तो चीज़ ये हो गई, होप इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में देखेंगे। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस देख सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। हाँ, ओवरऑल कहानी का पूरा तात्पर्य क्या था, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, उसके लिए अगर आपको डेल्टा यू निकालना है, यू यूज़ NCV डेल्टा टी। ओके, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, डेल्टा यू निकालना, यू यूज़ NCV डेल्टा टी। ओके, तो हर प्रोसेस के लिए आपको NCV डेल्टा टी निकालना है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए उसकी वैल्यू 0 रहेगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में बताऊंगा मैं, उसकी वैल्यू एक्चुअली वर्क की इक्वल हो जाती है, डेट इज NCV डेल्टा टी ओनली। हर केस में आप NCV डेल्टा टी आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस। फाइन, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, इसको बार बार देखना बिकॉज रेपिटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।